हेलो बच्चों, नमस्कार सभी को। बच्चों, ये आप बहुत सारा पढ़ के अभी आ रहे हैं। डाइपोल मोमेंट्स, मैग्नेटिक मोमेंट उसी को बोलते हैं, करंट लूप्स, ये सब सारी चीज़ें पिछले चैप्टर में और यहाँ पर भी काफ़ी हद तक इसमें हम लोग बात करते आए हैं। तो उसी से रिलेटेड ये पार्ट है और उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये कुछ वहाँ पहुँच रहे हैं जहाँ से मैग्नेटिक मोमेंट किसी बल्क पीस में मटेरियल के ओरिजिनेट होता है, वो कैसे अराइज होता है या कैसे होता है। तो जो ओरिजिन है, आप मैग्नेटिक मोमेंट की ओरिजिन तो आप वैसे भी जानते हैं कि कहीं न कहीं कोई करंट लूप होगा तभी मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप हो रहा होगा। सो करंट लूप कैसा हो सकता है? एक करंट कैरिंग कंडक्टर में उसको लूप बना दें और उसका कोई ना कोई एक फाइनाइट एरिया होगा और उसमें क्या होगा, करंट पास करने पर एक उसका अपना मैग्नेटिक मोमेंट होगा। और मैग्नेटिक मोमेंट है तो फिर उसका उसकी अपनी पोलैरिटी है। जैसे मैग्नेट्स के बारे में, सोलेनॉइड के बारे में पढ़ते आए हैं, तो यही होता है। तो इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि पहले जो चीज़ें पढ़े हुए हैं उसका एक तरह से एप्लीकेशन है और उसी बेसिस पर थोड़ा आगे मटेरियल्स के बारे में थोड़ा पढ़ना है। तो आइए हम बात करते हैं उस पर कि इस पार्ट में क्या करने जा रहे हैं हम लोग। लिखे तो हमें यही है कि मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक इंटेंसिटी एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो इसमें एक दो चीज़, मैग्नेटाइजेशन कुछ आप गेस कर सकते हैं कि मैग्नेटाइज होना मैग्नेटाइजेशन है, और मैग्नेटिक इंटेंसिटी है। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और मैग्नेटिक इंटेंसिटी, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कुछ वो मिलती जुलती चीज़ें हो सकती हैं। और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ये एक नाम नया जैसा दिख रहा है आपको। हालांकि जब हम लोग डाइलेक्ट्रिक्स पढ़ रहे थे, कहाँ पर, डाइलेक्ट्रिक्स पोलराइजेशन में जब सेकंड चैप्टर में थे, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी का नाम आया था ज़रूर, और वहाँ पोलराइजेशन भी आया था। तो वहाँ पोलराइजेशन, यहाँ मैग्नेटाइजेशन, ये भी एनालॉजी है। ये भी दोनों एनालॉगस क्वांटिटीज़ हैं। कहीं पर भी मटेरियल के अंदर क्या होता है, बहुत सारे एटम्स हैं। एटम्स में उनका स्ट्रक्चर क्या है एटम्स का, उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं जो न्यूक्लियस के चारों ओर चल रहे होंगे। तो वो इन इलेक्ट्रॉन्स का अपना करंट लूप बनता है और उस करंट लूप से हर इलेक्ट्रॉन के लूप का अपना डाइपोल मोमेंट होगा। एंड दिस डाइपोल मोमेंट or these loops may result into net current loop, or these dipole moments of individual electrons may give rise net dipole moment of atom। एक एटम में तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन उनका सबका अपना अपना डाइपोल मोमेंट है। लेकिन बहुत सारी मोशंस भी तो हैं, कोई क्लॉकवाइज तो कोई एंटी क्लॉकवाइज। किसी सेंस में आप लेंगे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज पेयर्स मिल ही जाएंगे। तो हो भी सकता है कि नेट डाइपोल मोमेंट एक एटम का जीरो हो। ईच इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन हैज सम डाइपोल मोमेंट एसोसिएटेड विद इट, बट देयर आर मेनी इलेक्ट्रॉन्स, सो दे मे गिव अ नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ द एटम, और दे मे गिव जीरो डाइपोल मोमेंट। बहुत सारे डाइपोल्स हैं और उनको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होगा, टॉर्क लगेगा, होगा ना। आपको कई बार लगातार वही बातें हो रही हैं। When a magnetic dipole is placed in an external magnetic field, okay, it tends to acquire a position, an orientation in which its dipole moment points in the direction of magnetic field। यही इसका स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। तो हर हाल में वहाँ वो आना चाहेगा उस ओरिएंटेशन में। अब सोचिए कि किसी बल्क पीस की बात कर रहे हैं, किसी मटेरियल की बात कर रहे हैं, वहाँ बहुत सारे एटम्स हैं, तो उसमें सबका अपना अपना डाइपोल मोमेंट है। हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि चलिए हर एक एटम का कुछ ना कुछ अपना डाइपोल मोमेंट है। लेकिन पूरे पीस का डाइपोल मोमेंट जनरली नहीं होता है। इसलिए नहीं होता है, एटम्स देयर डाइपोल मोमेंट्स
they are oriented randomly in different directions due to thermal energy. Okay, इतना अंदर डिस्टर्बेंस है, इतना अंदर एनर्जी है एटम्स की कि उसकी वजह से क्या होता है, वो अपने डाइपोल मोमेंट्स की परवाह तरह से नहीं करते, या उन डाइपोल मोमेंट की टेंडेंसी वो एलाइन होने वाली एक और वो उस पर डोमिनेट नहीं कर पाती है, जो थर्मल एनर्जी है डोमिनेट करती है. These will result in zero dipole moment of the bulk piece. अब लेकिन क्या होगा जब हम कोई एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई कर दें, हर एक एटम का जो करंट लूप बन रहा है रिजल्टेंट, उस पर टॉर्क लगेगा एंड डेफिनेटली दीज डाइपोल मोमेंट्स दे विल टेंड टू टर्न अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. हो सकता है कि ठीक ठाक अलाइनमेंट हो जाए तो पूरे बल्क पीस का अपना एक डाइपोल मोमेंट होगा ऐसा. तो इसी को हम बोलते हैं कि किसी बल्क पीस में डाइपोल मोमेंट एराइज होना या डेवलप होना कहते हैं. एंड दिस हैपेंस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड. पूरा बल्क पीस एक मैग्नेट की तरह या खुद एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करेगा. सो द लेवल ऑफ एक्वायरिंग मैग्नेटिक मोमेंट, ओके, कितना मैग्नेटिक मोमेंट हो गया, नेट मैग्नेटिक मोमेंट हो गया, इसको कैसे कैरेक्टराइज करते हैं? इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ क्वांटिटी नोन एज मैग्नेटाइजेशन. सो दिस इज व्हाट, दिस क्वांटिटी इज व्हाट, इट इज नेट डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल. द रिस्पॉन्स ऑफ मटेरियल or extent of getting magnetized, it is characterized by a quantity which is known as magnetization. And this quantity, this magnetization is what, this is denoted by M, capital M generally, and it is equal to net magnetic moment acquired per unit volume in presence of external field. Okay, तो आइए ये चीज हम यहाँ पर थोड़ा देखते हैं. सो कॉन्स्टिट्यूएंट्स, constituent atoms of materials, क्या कर रहे हैं, materials have, okay, constituent atoms of materials have electrons, okay, electrons revolving around, okay, their nuclei. So revolving electrons form current loops, एक चीज हो गया. An atom may possess its net dipole moment, net magnetic dipole moment, due to electronic current loops. Okay, so electronic current loops. So due to thermal energy, these atomic dipoles are randomly oriented so a bulk piece,
piece of material in general, okay, in general possess no net dipole moment. Okay, now if this bulk piece is kept in an external magnetic field, क्या होता है फिर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, the atomic dipoles tend to get aligned in the direction of field dipole moments add up, okay, add up vectorially to give net dipole moment to the bulk piece under the influence of external field, under the influence of external field. So these are preliminary points. Okay, so these were points. ऐसे ही चीज़ें थी जो हम पहले पढ़ चुके थे और इनको हम इसके बारे में बात कर चुके हैं, कई बार बात कर चुके हैं. तो अगर ये नेट डाइपोल मोमेंट क्या होता है वो देखते हैं कि पर यूनिट वॉल्यूम ये डिफरेंट मटेरियल के लिए डिफरेंट हो सकता है फॉर गिवन फील्ड. ओके, दिस इज इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट. So induced dipole moment, and it will depend upon nature of material also. The dipole moment induced in the material will depend upon okay, external field as well as nature of material. Okay, depend upon the external field strength as well as nature of material placed in the field.
इन द फील्ड। तो यही है। अब जो मटेरियल की नेचर है उसको हम कैरेक्टराइज कर सकते हैं इस मैग्नेटिक इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट के हेल्प से। ओके, द नेचर ऑफ मटेरियल, द नेचर ऑफ मटेरियल can be characterized with the help of magnetic moment induced। अगर सेम एक्सटर्नल फील्ड में डिफरेंट मटेरियल रखेंगे तो इन मटेरियल्स का रिस्पॉन्स क्या होगा फील्ड के अगेंस्ट अलग अलग होगा। इसलिए कह रहे हैं कि मटेरियल्स को कैरेक्टराइज कर सकते हैं, यानी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी हो सकती है। सो इट्स मैग्नेटाइजेशन फॉर द गिवन एक्सटर्नल फील्ड, ऐसे कह सकते हैं। नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट induced in the given material, in the given material per unit of its volume, per unit of its volume, okay, is known as magnetization, is known as magnetization। It is denoted by M, ठीक है, जनरली इसको हम लिखते हैं M इक्वल्स M नेट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। ओके, तो क्या है M नेट? M नेट तो मैग्नेटिक मोमेंट है, नेट मैग्नेटिक मोमेंट जो एक्वायर किया है उस फील्ड में। सो M नेट ये है मैग्नेटिक टोटल मैग्नेटिक मोमेंट। ओके, टोटल मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट induced in the piece of material in the given field, in the given external magnetic field, in the given external magnetic field, in the given external magnetic field। तो ये मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कह रहे हैं, उसी फील्ड में, उस फील्ड में इस बल्क पीस ने कितना मैग्नेटिक मोमेंट एक्वायर किया है उस पर डिपेंड करेगा इसका डाइपोल मोमेंट। तो यहाँ ये क्या हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट आप जानते हैं कि कहीं पर भी डाइपोल मोमेंट आप लिखते हैं तो I इंटू ए ऐसे लिखते हैं ना, किसी लूप का डाइपोल मोमेंट अगर लिखते हैं तो ये एम्पियर मीटर स्क्वायर यही होता है इसका यूनिट। सो एम्पियर मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय मीटर क्यूब। सो और हियर एम्पियर पर मीटर, दिस इज यूनिट ऑफ एम, दिस इज मैग्नेटाइजेशन। तो मैग्नेटाइजेशन की यूनिट क्या है, एम्पियर पर मीटर। अब भाई इससे आगे चलते हैं कि अगर हम ऐसा कुछ
मटेरियल है रखे हैं जिसके हर एटम का अपना तो डाइपोल मोमेंट है. सो ईच एटम पोजेस इट्स ओन डाइपोल मोमेंट बट दे आर रैंडमली ओरिएंटेड. ओके, तो ये क्या है, ये रैंडम ओरिएंटेशन है. ये क्या है, एक्सटर्नल फील्ड क्या है, जीरो. यहाँ पर B इक्वल्स जीरो, एक्सटर्नल फील्ड जीरो है, बाहर से कोई फील्ड नहीं लगाया हुआ है. तो अगर हम फील्ड अप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, हाँ थोड़ा सा एनर्जी पर डिपेंड करता है, कुछ हो सकता है ऐसा, लेकिन परफेक्ट अलाइनमेंट भले ना हो लेकिन कम से कम कुछ तो ऐसा हो सकता है जो बहुत सारे एटम्स का डाइपोल मोमेंट उधर अलाइंड है. तो यहाँ पर B क्या है, नॉन जीरो ऐसा है. नॉन जीरो कुछ वैल्यू होगी इसकी तो थोड़ा अलाइनमेंट हो गया, बट मॉडरेट फील्ड है, इसको बोल सकते हैं कि मॉडरेट है. ठीक, बहुत स्ट्रांग फील्ड नहीं लगाया हुआ. अगर कुछ ज़्यादा ही स्ट्रांग एक्सटर्नल फील्ड हो जाए तो ये अलाइनमेंट क्या हो सकता है, और भी ज़्यादा हो सकता है. तो क्योंकि टॉर्क लगेगा ही लगेगा. अगर स्ट्रांग फील्ड होगा तो ये अलाइनमेंट कुछ इस तरह का हो सकता है. स्ट्रांग फील्ड, स्ट्रांग एक्सटर्नल फील्ड, तो बहुत सारे अलाइनमेंट अच्छे हो जाएंगे. एक ही डायरेक्शन में बहुत सारा डाइपोल मोमेंट हो जाएगा एटम्स का, तो पूरे पीस का एक नेट डाइपोल मोमेंट होगा. तो अब आते हैं इसके इफेक्ट के बारे में. अब क्या होता है अगर मटेरियल को आप रखते हैं यहाँ पर, है ना, और आप जानते हैं कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अगर किसी पीस का हो गया तो अपने आप में एक मैग्नेट हो गया. और हो सकता है फील्ड हटा दें, रिमूव, है ना, ऑफ कर दें, तो हो सकता है फिर डीमैग्नेटाइज हो जाए, फिर स्कैटर हो जाए इनके डाइपोल मोमेंट्स, ओरिएंटेशन रैंडम हो जाए फिर. और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ देर तक एक ही डायरेक्शन में कुछ ना कुछ बना रहे, कुछ मैग्नेटाइजेशन परसिस्ट करे, ऐसा भी हो सकता है. तो ये सब बात की बात है, हम लोग भी थोड़ा उसमें डिस्कस करेंगे. लेकिन आइए अभी जो हम बात करते हैं यहाँ पर, अगर आप कुछ ऐसा सोचते हैं कि ये एक सोलेनॉइड है, बहुत बड़ी सी सोलेनॉइड है, और ऐसा इसमें आप इसमें अगर करंट पास करते हैं तो उसके इंटीरियर का जो फील्ड होगा वो क्या हो जाएगा, कुछ ना कुछ होगा. एंड दिस फील्ड विल बी हाउ मच, दिस सपोज दिस फील्ड इज B naught mu naught n I, there will be some direction. Okay, let us write only magnitude. So this is, suppose this is current. अगर करंट की ऐसी डायरेक्शन है तो अंदर का फील्ड क्या होगा, ऐसे होगा, यहाँ पर ऐसे होगा, ये अंदर हर जगह फील्ड इधर की ओर होगा. किसी मटेरियल के लिए एक्सटर्नल फील्ड का काम कर सकता है. हो सकता है ये फील्ड अगर लॉन्ग सोलेनॉइड है कि इनसाइड लॉन्ग सोलेनॉइड, inside a long solenoid, ओके, फील्ड क्या हो जाएगा, यहां पर जब करंट ऑन करेंगे, उसमें करंट पास करेंगे तो फील्ड होगा. तो इनसाइड अ लॉन्ग सोलेनॉइड फील्ड इज मैग्नेटिक फील्ड. ये क्या कहां होगा, ये B नॉट, उसके अंदर फील्ड होगा. अगर वहां पर अब कोई मटेरियल रख देते हैं तो उसके लिए यह फील्ड क्या होगा, एक्सटर्नल फील्ड होगा. दिस फील्ड विल बी एक्सटर्नल फील्ड, दिस फील्ड विल बी एन एक्सटर्नल फील्ड. ओके, ये एक्सटर्नल फील्ड होगा किसके लिए, एक्सटर्नल फील्ड टू अ मटेरियल placed inside the solenoid. हो सकता है इसके लिए. और ये एक्सटर्नल फील्ड वेरी किया सकता है बाय वेरिंग करंट. दिस फील्ड कैन बी varied by varying current, by varying current I.
और ये वेरिएशन जो एक्सटर्नल फील्ड का वेरिएशन है वो मैग्नेटाइजेशन को भी वेरी करेगा। मटेरियल विल गेट मैग्नेटाइज्ड, मटेरियल विल गेट मैग्नेटाइज्ड, ऐसा होगा ये कि मटेरियल मैग्नेटाइज हो जाए। और चीज़ क्या होगा, और जो मैग्नेटाइजेशन है वो किस पर डिपेंड करेगा, एक्सटर्नल फील्ड की स्ट्रेंथ पर। एंड मैग्नेटाइजेशन will depend upon the field of solenoid, field of solenoid। अब मान लिया कि हमने ये इस रीजन में एक मटेरियल रख दिया यहाँ पर, या उसमें पूरा भर दिया, जैसा भी आप सोचिए। तो ये मटेरियल सोलेनॉइड के अंदर रख दिया, तो इसके अंदर, मटेरियल के अंदर किसी पॉइंट पर फील्ड क्या होगा, ये दोनों की वजह से होगा, एक्सटर्नल फील्ड की वजह से भी होगा, और एक्सटर्नल फील्ड के इन्फ्लुएंस में मटेरियल मैग्नेटाइज हो रहा है, तो ये फील्ड दोनों की वजह से होगा। सो इंटीरियर फील्ड अगर मटेरियल रखते हैं तो मटेरियल के अंदर का फील्ड क्या होगा किसी पॉइंट पर, दिस विल बी ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, और करंट एंड और इंटेंसिटी ऑफ फील्ड आप कह सकते हैं, एंड व्हाट, नेचर ऑफ मटेरियल में ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटिक फील्ड, magnetic field at any point, you can say at any point inside the material will be due to external applied field, external applied field, applied field, कौन सा फील्ड है, बी नॉट, एंड मैग्नेटाइजेशन ऑफ। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि मैग्नेटाइजेशन खुद एक्सटर्नल फील्ड की वजह से हो रहा है। दिस मटेरियल इज गेटिंग मैग्नेटाइज्ड अंडर एक्सटर्नल फील्ड, एंड आफ्टर मैग्नेटाइजेशन इट गिव्स राइज इट्स ओन फील्ड। ओके, it offers its own field, or field is arised inside the material due to magnetization, as well as due to what, nature of material, as well as due to nature of material, nature, or you can say nature of material और मैग्नेटाइजेशन। तो इसलिए क्या हम लिखते हैं, ये फील्ड टोटल फील्ड, दैट इज टोटल फील्ड एट एनी पॉइंट विल बी बी इक्वल्स बी नॉट प्लस बी एम, लग रहा है, बी नॉट प्लस बी एम। अब ये बी नॉट तो अभी बता रहे थे यहाँ पर है, ये सोलेनॉइड में जो करंट है उसकी वजह से फील्ड है, तो ये बी एम क्या है, बी एम एडिशनल फील्ड है, किसकी वजह से, ये खुद इस पीस के मैग्नेटाइज होने की वजह से है। अब तो सोचिए कि एक्सटर्नल फील्ड की वजह से ही ये मैग्नेटाइज हुआ है, और मैग्नेटाइज हुआ है तो अब और ये एक्स्ट्रा फील्ड उसको ऑफर कर रहा है उस पॉइंट पर, या एक्स्ट्रा फील्ड वहाँ पर डेवलप कर रहा है, इंड्यूस हो गया फील्ड। और यहाँ पर इसको हम क्या लिख सकते हैं, जो बी एम है वो यही चीज़ है। सो बी एम इज ओके मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन ऑफ मटेरियल, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन ऑफ मटेरियल, मैग्नेटाइजेशन
ऑफ मटेरियल। अब थोड़ा कंपेयर करेंगे। या देखिए यहां पर इसकी यूनिट क्या थी मैग्नेटिक मोमेंट की, अब मैग्नेटाइजेशन की यूनिट क्या थी, एम्पियर पर मीटर, यही था। तो इसकी डायमेंशन से हम नेचर समझते हैं क्वांटिटी की, कि कहीं ना कहीं जो उसकी डायमेंशंस हैं क्वांटिटी की, उसकी नेचर को भी रिलेट करती है। इस फार्मूले में देखिए यहां पर ये क्या है, n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, क्या है पर मीटर, नंबर पर मीटर, आई क्या है एम्पियर, तो एम्पियर पर मीटर, तो ये ni हो जाएगा। सो इस पार्ट में यहां पर जो लिखा हुआ है, तो कहीं ना कहीं इनकी नेचर हम क्या करते हैं, इसको हम इस तरह लिखने की कोशिश करते हैं, इन द रिलेशन, कौन सा है ये, इंटीरियर फील्ड ऑफ सोलेनॉइड, इंटीरियर फील्ड ऑफ सोलेनॉइड B इक्वल्स B नॉट इक्वल्स म्यू नॉट, ओके म्यू नॉट Ni, द टर्म Ni हैज, कितना यूनिट है इसका, यूनिट क्या लिखते हैं इसको, एम्पियर पर मीटर, इसी तरह का है ना। तो इस क्या इंडिकेट करता है कि जो इसकी नेचर होगी थोड़ा मैग्नेटाइजेशन के नेचर से मिलती होगी, यही तो होगा कि जो इतना ये पार्ट है, तो कहने का मतलब क्या है, अगर इस मैग्नेटाइजेशन की यूनिट एम्पियर पर मीटर है, यहाँ Ni की यूनिट है, तो कुछ तो उसी के एनालॉगस क्वांटिटी हो सकती है ये भी, या उसी के जैसे नेचर की क्वांटिटी होगी, तो डेफिनेटली इट विल बी वेरी क्लोज टू द नेचर ऑफ M. So we can express Ni as a quantity of the nature of M, which we will call मैग्नेटिक इंटेंसिटी, उसको मैग्नेटिक इंटेंसिटी कहते हैं। M की तरह का नेचर है और उसको मैग्नेटिक इंटेंसिटी हम कह सकते हैं। इसको H से डिनोट करें, तो इनके टर्म्स में मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक इंटेंसिटी के टर्म्स में हम ये फील्ड्स, एक्सटर्नल फील्ड और मैग्नेटाइजेशन की वजह से फील्ड्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। Now the fields B naught and Bm, इनको एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ M and H, can be expressed in terms of H and M, ठीक है, H और M एज कैसे लिख सकते हैं, B नॉट इक्वल्स म्यू नॉट H, ये सोर्स फील्ड है, ये एक्सटर्नल फील्ड है, एंड ये मैग्नेटाइजेशन की वजह से फील्ड है, बी एम इक्वल्स म्यू नॉट एम, ठीक, एम्पियर पर मीटर, ये भी एम्पियर पर मीटर है, ये भी है, ओके। तो ये मैग्नेटाइजेशन की वजह से फील्ड है, और ये क्या है, यहां पर एक्सटर्नल फील्ड है। ये H क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है एक्सटर्नल फील्ड के इफेक्ट को।
So H represents, okay, represents influence of external field. तो यहाँ पर म्यू नॉट एक कांस्टेंट है, और ये तो जो बदलने वाली चीज़ क्या है, जो सोलेनॉइड के कुछ फैक्टर्स और करंट पर डिपेंड कर सकती है, वो क्या है, स्मॉल n इंटू आई। तो एन आई तो बदल जो वेरी होने वाली चीज़ है तो एच है, और यहाँ पर जो वेरी होने वाली चीज़ है क्या है, एम है। तो ये इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, देन टोटल फील्ड इनसाइड इज, इनसाइड किसका, मटेरियल का, इनसाइड द मटेरियल इज B इक्वल्स म्यू नॉट H, B नॉट के लिए प्लस म्यू नॉट M। ओके, ऐसा हो गया। तो ये सब जो रिलेशंस हैं, आप इनको, सपोज दिस वाज 1 हियर 2, now the total field, so B equals mu naught H plus M, कि जो M है, मैग्नेटाइजेशन है, वो कहाँ से आया, B नॉट की वजह से तो है। सो दिस M इज ऑल्सो लीनियरली रिलेटेड टू H। फील्ड, हम बाहर का फील्ड लगाएंगे तो मैग्नेटाइजेशन होगा, हाँ ये मैग्नेटाइजेशन जरूर डिपेंड करेगा मटेरियल क्या है, मटेरियल पर भी डिपेंड करता है, और बाहर का फील्ड पर तो डिपेंड करता ही करता है। सो H और M, यू कैन से M इज linearly related to applied magnetic intensity H. So magnitude of M is proportional to magnitude of H here, or M is written as chi H. This is chi. Chi is Greek alphabet, and this is what known as magnetic susceptibility of material. आपने सेम H अप्लाई किया, M की वैल्यू अलग हो सकती है अगर मटेरियल डिफरेंट है तो। सो सर्टेनली दिस कांस्टेंट इंक्लूड्स नेचर ऑफ मटेरियल। ओके, सो chi is known as magnetic susceptibility ऑफ मटेरियल। तो स्टार्टिंग में बोला था क्या क्या हमने नाम लिया, मैग्नेटाइजेशन, उसके बारे में बात हो गई, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, इसके बारे में बात हो गई जो H है, और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ये यहाँ आया। ये किस पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है। इस चीज़ को हम किस मटेरियल की प्रॉपर्टी से जोड़ के देखते हैं, नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है। सो X इज नोन एज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ material because it depends upon nature of material. So अभी क्या कर सकते हैं, इसको आप
Actually, it is what? Measure of how the material responds to the external magnetic field. So, magnetic susceptibility, magnetic susceptibility is the measure of how a material responds to the external magnetic field. मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो कहीं ना कहीं मटेरियल पर ये डिपेंड करता है। अब इसको हम यहाँ रख दें किस में, इक्वेशन 2 में। तो 2 और 3 से, ठीक, फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3, from equation 2 and 3, so we have B equals means total field inside the material inside the solenoid। अब तो solenoid के अंदर ही मटेरियल हो गया, और मटेरियल के अंदर क्या हो जाएगा, टोटल फील्ड इतना हो जाएगा। देखिए B equals म्यू नॉट H प्लस म्यू नॉट काई H। So this is what? Mu naught 1 plus chi and H, or here B equals mu naught 1 plus chi and H। अभी इसको कंपेयर करते हैं। अभी जो पहले लिखा हुआ था, हम लोगों ने जब पहले फार्मूला लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था? B नॉट इक्वल्स म्यू नॉट H। ये क्या था? ये जब म्यू नॉट, ओके, सो ये तब था जब सोलेनॉइड के अंदर कोई मटेरियल नहीं था, वैक्यूम था। सो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड इन एयर कोल्ड सोलेनॉइड या वैक्यूम सोलेनॉइड। ओके, सो दिस इज magnetic field inside air cooled or vacuum solenoid। ठीक है, एयर कोल्ड या वैक्यूम सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है ये वाला। तो मटेरियल रखने से क्या हो गया? H वही, क्योंकि अब तो देखिए क्या है, H तो AH आप समझ सकते हैं। H क्या है? AH का जो मैग्नीट्यूड है वो तो क्या है, Ni है। तो यहां मटेरियल पर तो कोई डिपेंड नहीं कर रहा है। H N नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, I क्या है, करंट। जो मटेरियल रखा हुआ है उसने क्या इन्फ्लुएंस किया, क्या उसका इफेक्ट हुआ? तो मटेरियल रख दिया तो ये नया फैक्टर इंट्रोड्यूस हो गया 1 प्लस काई। मटेरियल की एब्सेंस में यही था बस, और मटेरियल रखने पर ये फैक्टर 1 प्लस काई इंट्रोड्यूस हो गया, आ गया। ओके, तो टोटल फील्ड क्या हो गया, बदल गया। तो मटेरियल की प्रेजेंस की वजह से due to this implies that due to presence of material inside the solenoid, a factor 1 plus chi comes on the right hand side, on the RHS of the total field of the total interior field। यही तो आया।
interior field. So total interior field is here B, and this total field changes due to introduction of this thing, due to development of this thing 1 plus chi. So 1 plus chi मटेरियल की वजह से हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं रिलेटिव परमेबिलिटी. वैक्यूम, दिस इज मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम, एंड दिस विल बी परमेबिलिटी ऑफ मीडियम. देन म्यू नॉट 1 plus chi, okay, is termed as permeability of material. Permeability of material. इसको हम म्यू लिख देते हैं ऐसे. सो म्यू इक्वल्स म्यू नॉट 1 plus chi. तो म्यू और म्यू अपॉन म्यू नॉट क्या हो जाता है, और म्यू अपॉन म्यू नॉट इक्वल्स 1 plus chi, एंड दिस रिप्रेजेंट्स रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ मटेरियल. ये तो परमेबिलिटी ऑफ मटेरियल हो गया. देन देखिए परमेबिलिटी ऑफ मटेरियल हो गया. देन म्यू अपॉन म्यू नॉट इक्वल्स 1 plus chi. It means 1 plus chi represents relative permeability of material. ओके, इसको म्यू आर लिख देते हैं. सो म्यू आर इक्वल्स 1 plus chi. यही रिलेटिव परमेबिलिटी ही तय करती है, या मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ही तय करती है कि मटेरियल क्या होगा. आगे हम जब बात करेंगे तो डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, ये सब मटेरियल का क्लासिफिकेशन इन्हीं वैल्यूज़ पर हुआ है कि ये आखिर काई की वैल्यू क्या है या म्यू आर की वैल्यू क्या है. तो ये सब रिलेशंस हैं जो आपको आगे काम आने वाले हैं. और म्यू को हम लिख सकते हैं म्यू नॉट म्यू आर, ऐसे. तो यही चीज़ें हैं, और मैं समझता हूँ कि ये इस पार्ट का काम कंप्लीट हुआ. और आगे हम लोग अलग वीडियो में फिर बात करेंगे मटेरियल की नेचर पर, और लेकिन इसको हम यहीं तक रोकते हैं. उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आई होगी. अगर आप इस चैनल पर आज नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी बहुत कुछ आने वाला है. ओके, आप बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आगे आने वाले जो वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलें. आप अगर चैनल से पहले से जुड़े हुए हैं तो वीडियोज़ को शेयर करिए और लोगों तक खुद पूरा देखिए, और आगे साथ बने रहिए. अपने कमेंट, अपने लाइक्स भेजते रहिए. थैंक यू वेरी मच. ऑल द बेस्ट बच्चों.